Okay, the another test will be Brisk Pagan Godfrey test, means BPG test. Okay, तो ये अब किसका बीटा, ये थोड़ा सिमिलर है किससे, गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट से, बट इसने एक यहाँ पे प्रॉब्लम जो उसमें बताई है गोल्डफील्ड क्वांट में वो ये है, ये कहते हैं कि गोल्डफील्ड क्वांट बोलता है कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस है कि वैल्यू ऑफ सी पर डिपेंड करता है पूरा टेस्ट वो, और सक्सेस ऑफ दैट टेस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस. बट बीपीजी टेस्ट ये बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज ऑफ सीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द करेक्ट एक्स वेरिएबल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ टेस्ट. मतलब उसने क्रिटिसाइज किया इस चीज पर कि सिर्फ वैल्यूज ऑफ सी ही इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट के लिए, ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द करेक्ट एक्स वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी करेक्ट वैल्यूज भी आपको लेना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर ऑर्डर के साथ, मीन्स असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आप जो भी ले रहे हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ, और करेक्ट वैल्यूज आपको एक्स की एस्टिमेट करनी है. तो उसकी वजह से ये कहता है कि जो ये लिमिटेशन है इसको अवॉइड करना है. अगर आपको गोल्डफील्ड क्वांट की जो लिमिटेशन है ये वाली, उसको हमें अगर अवॉइड करना है तो वी विल यूज द बीपीजी टेस्ट. ओके, नाउ अब स्टार्ट करेंगे इसको. तो इसमें कहते हैं कि टू इलस्ट्रेट दिस टेस्ट कंसिडर द के वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. देखो इस वाले टेस्ट में 3-4 चीजें ऐसी आएंगी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज क्योंकि इसमें ऐसा 1-2 चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने पहले वाले चैप्टर से रिलेट की हुई हैं, बट वो वाले चैप्टर्स ऐसे हैं कि पूरा इन्होंने मतलब पूरा डेरिवेशन के बाद वो एक टर्म आई है, बट वो हम डेरिवेशन हमें इस चीज में यूज नहीं करनी है, और वो चैप्टर्स वो डेरिवेशन जिससे करवाई है इन्होंने वो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो ज़्यादा हमें डीप में जाना नहीं है. बस आपको फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे आया, बट ज़्यादा हम डीप में पूरा सोल्व नहीं करेंगे उस चीज़ को. ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि वाई आई इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 x2i प्लस βk xki प्लस ui. मतलब ये हमने एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है विद k वेरिएबल्स. ठीक है, ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे विद के वेरिएबल्स. और रिग्रेशन इक्वेशन हमेशा ये याद रखना, जब भी आप एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हो तो वहां पर आपका तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक हो कितना भी हो, और एरर टर्म, ये चीज तीनों चीजें होना इंपॉर्टेंट है. इंटरसेप्ट टर्म होना हो चलेगा, बट एरर टर्म होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज assume that error variance sigma i square is described as. अब इन्होंने सिग्मा आई स्क्वायर को, जैसे हमने पहले हर उसमें किया था कि डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स ली थी हमने, पार्क ग्लेशियर टेस्ट में, पार्क टेस्ट में भी हमने सिग्मा आई स्क्वायर को डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म में लिखा था वहां पर. तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि हम डिफाइन करेंगे हर टेस्ट में सिग्मा आई स्क्वायर को किसी अलग मेथड से डिफाइन कर रखा है. ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम इस एरर टर्म को कैसे, एरर वेरिएंस को कैसे डिफाइन करेंगे. फंक्शन ऑफ α1 प्लस α2 z2i प्लस ऐसे ही αm zmi. ठीक है, दैट इज सिग्मा आई स्क्वायर सम फंक्शन ऑफ नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स zs. अब zs यहाँ पर क्या काम कर रहा है, x की तरह काम कर रही है. ठीक है, लेकिन हम x क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर, हमने डायरेक्ट x क्यों नहीं लिया यहाँ पर, हम क्योंकि हमने यहाँ पर इसका अगर हम x ले लेंगे तो हम यहाँ पर रिग्रेस कर देंगे किसको, हम इस सिग्मा को हम किसकी फॉर्म में बता रहे हैं, x की फॉर्म में. लेकिन यहाँ हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन शो नहीं करना है, इसलिए हमने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज z. और z भी लेकिन कैसे काम करेगा, इंडिपेंडेंट नॉन स्टोकास्टिक यानी कि फिक्स्ड वेरिएबल की तरह काम करेगा जैसे x करता है. ओके, अब यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि अगर हम कह के चल रहे हैं कि हम मान के चलिए कि सिग्मा आई स्क्वायर इज की लीनियर फंक्शन है किसका, z का, वेयर जो α1 है, α2 है, α3 ये कोफिशिएंट्स हैं. अब ये कहते हैं कि अगर इन केस α2, α3, अल्फा टिल αm अगर ये सब 0 हो जाए तो आपका सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, α1. तो हम कह रहे हैं बट ये चीज अगर ये इन केस अगर ये सब 0 हो जाते हैं और ये α1 बचता है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई. कांस्टेंट वैल्यू आई तो मतलब क्या हो गया, होमोसेडास्टिक. बट ये कहते हैं अगर ये 0 नहीं हुआ, इज नॉट, मतलब वैल्यूज α2, α3 कि इनकी वैल्यूज 0 के इक्वल नहीं है,
कि कुछ कांस्टेंट टर्म है, दिस मीन्स कि यहाँ पर हेट्रो की प्रॉब्लम है। तो ये चीज भी चेक करने के लिए कि अगर ये चीज जीरो होगी तो हेट्रो की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये चीज जीरो नहीं होती है तो हम बोलेंगे हेट्रो की प्रॉब्लम है मॉडल में। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं, अब ये तो हो गया हमने, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि टेस्टिंग करना जरूरी है, और टेस्टिंग करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे वही स्टेप बाय स्टेप जो ये हर स्टेप में चलता है कि एस्टिमेट बाय ओएलएस एंड ऑब्टेन द रेजिडुअल्स। ये वाला स्टेप तो हर टेस्ट में आया हुआ है कि एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट बाय ओएलएस, और हमें जो ये रेजिडुअल टर्म्स है यानी कि U1 हैट U2 हैट, इनके हमें एस्टिमेट्स निकालना है बाय यूजिंग ओएलएस मेथड। नाउ नेक्स्ट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें बोलते हैं ऑब्टेन सिग्मा स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हैट नहीं है, यहाँ पर एक कर्व ही एक लाइन है। इसका मतलब ये वाली चीज क्या इसको शो करता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, कि जैसे मान लो हम अब हैट शो करते हैं जब ये बोलते हैं कि हम ये एस्टिमेटर है। अभी इसका मतलब जब अभी भी ऐसा कर्वीज लाइन हो ऊपर, जैसे हम सिमिलर वाली चीज में करते थे, तो हम बोलते थे कि यहाँ पर अगर ऐसी एक लाइन होगी अगर इसके हैट में, तो हम बोलेंगे कि क्या होगा कि एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है जो वो आपका एक दूसरे चैप्टर में है, बट यहाँ पर बस इस चीज का याद रखेंगे आप, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऐसे प्रोबेबिलिटी काम करता है, प्रोबेबिलिटी काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि सम करना सबका डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पर भी क्या है, समेशन ऑफ UI हैट स्क्वायर। बस यहाँ स्क्वायर वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि आप UI हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, दिस इज MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड। Now next is construct variables, PI defined as। अब आपने एक PI, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट किया वेयर PI की वैल्यू क्या है, UI हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर MLE, मतलब MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। ठीक है, विच इज सिंपली ईच रेजिडुअल। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो इस चीज का भी कुछ यहाँ पे आंसर नहीं है। हमने बोलेंगे इस चीज को हम क्या लेकर आए हैं, एक रिग्रेशन रन करने के लिए। ठीक है, एस्टिमेटर हम कह रहे हैं कि इसकी जगह हमने जैसे प्रॉक्सी यूज किया था, जैसे हमने लास्ट टर्म में इसको प्रॉक्सी यूज किया था UI हैट, इसी टाइप से हमने प्रॉक्सी यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा इसका, वो PI। ठीक है, तो PI इज इक्वल्स टू α1 प्लस α2 Z2I प्लस αm ZMI प्लस VI। अब ये चीज जैसे हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया था, तो हमने बोला था ये सिंपली हमने सिग्मा आई स्क्वायर को डिफाइन किया था एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ जेड आईज। लेकिन अगर आपको रिग्रेशन रन करना है तो आपको एरर टर्म भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने आप एक तो पहली बात तो रेजिडुअल टर्म ऐड की है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ऑब्टेन द ESS। ESS मीन्स एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। अब आप क्या करोगे, ESS निकालोगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये वाला जो साइन है, ये दिस साइन इज फॉर काई स्क्वायर। एस्टिमेटर है किसका, काई स्क्वायर का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एस्टिमेट, हमने जैसे ये वाली जो वैल्यू निकाली है वो होगा आपका एस्टिमेटर ऑफ काई स्क्वायर की वैल्यू जी, यानी कि जहाँ से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी किसकी, एस्टिमेटर ऑफ काई स्क्वायर की। बट उससे पहले इन्होंने एक एजम्पशन लेकर चली है कि UI है जो आपके, वो BPG टेस्ट हो या फिर गोल्डफील्ड कॉन टेस्ट हो, उसमें अपने आप ही एज्यूम करके चलते हैं हम कि दे आर UIs आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू तो ये हो गई, बट जो एस्टिमेटर है इसका जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, M-1। ठीक है, तो बस अब इसको वही चीज़ करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि इनकेस अगर जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा आती है फ्रॉम द क्रिटिकल वैल्यू या फिर जो टेबुलर वैल्यू है उससे, तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज कि हम जो होमोजेनास्टिक वाले असम्पशन को रिजेक्ट कर देंगे। दिस मीन्स कि आपके मॉडल में हेट्रो की प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, देन देयर इज होमोजेनासिटी।